गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और पॉलीमराइजेशन, ये दो चैप्टर बचा हुआ है। दोनों बहुत छोटा चैप्टर है, पूरी तरह से थ्योरेटिकल है और सीबीएसई ने इस बार इन दोनों चैप्टर को रिमूव किया हुआ है। यानी ये सिर्फ बिहार बोर्ड स्टूडेंट के एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, सीबीएसई स्टूडेंट के एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। हालांकि ये चैप्टर बिल्कुल आसान था। हम लोग पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बायोमॉलिक्यूल्स, इन सब चैप्टर से उम्मीद करते थे कि स्टूडेंट्स को थोड़ा सा मेहनत करने के बाद में स्कोर कर सकता है, लेकिन इस बार के एग्जामिनेशन में वो नहीं आया। सिलेबस को रिड्यूस करने के लिए कुछ आसान चैप्टर को ही हटा दिया गया है। खैर, जो सीबीएसई वाले का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, जितना एग्जामिनेशन में आना था वो सब। बिहार बोर्ड में चूंकि डिडक्शन नहीं आया है कहीं न्यूज़ वगैरह में कि किसी पोर्शन को हटाया है नहीं हटाया है, तो इस वजह से उनको लेकर के हम पूरा बता रहे हैं। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ ये बिल्कुल थ्योरेटिकल है और क्वेश्चन अगर आप देखोगे 2-3 साल का, पिछले साल का, उसके बाद, तो वहां पर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछता है डिफिनेशन बेस्ड। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग: एंटी मलेरियल, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, इन सब के बारे में। तो आपको भी उसी अनुसार से प्रिपरेशन करना है। आपको हम नोट्स दिए हैं, उसी का हम यहाँ प्रिंट आउट निकाल लिए हैं। बस ये एक पेज में आप अपनी कॉपी में लिखोगे तो मे भी हो सकता है कि वो 4 पेज 5 पेज में चला जाए, लेकिन बिल्कुल एकदम समराइज फॉर्म में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार से दिया है। जैसे सबसे पहले यहाँ पे ड्रग्स का डिफिनेशन दिया है। ड्रग्स ऐसा जनरल सेंस में ड्रग्स का क्या निकलता है, ड्रग्स के बारे में हम लोग बस नार्कोटिक ड्रग्स समझ लेते हैं। ड्रग्स वैसे केमिकल सब्सटेंस को कहते हैं जो हमारे बॉडी के साथ इंटरैक्ट करता है और डिजीज के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें कीमोथेरेपी कहा जाता है। केमिकल सब्सटेंस से अगर हम लोग यूज करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज से अगर ट्रीटमेंट करते हैं तो उसे फिजियोथेरेपी कहा जाता है। रेडिएशन से अगर हम लोग किसी बीमारी का ट्रीटमेंट करते हैं तो उसे रेडियोथेरेपी कहा जाता है। तो ये सारा डिफिनेशन यहाँ पर हम लिखे हैं कि किस अनुसार से ड्रग्स किसे कहा जाता है। फिर केमिकल इन मेडिसिन एंड हेल्थ केयर, इसमें एंटीपायरेटिक्स आप रीडिंग डालोगे, अब उसी को पढ़ करके हिंदी में ट्रांसलेट करना 12th स्टैंडर्ड के लिए तो कुछ है नहीं। हाँ, कुछ अलग होगा तो उसको हम डिस्कस करते हैं। एंटीपायरेटिक्स वैसे मेडिसिन को कहा जाता है। पायरो वर्ड का मतलब होता है हीट, यानी कि जो बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस करने का काम करता है। जैसे इसमें कॉमन आप नाम जानते होंगे पैरासीटामोल, वो एंटीपायरेटिक्स के रूप में काम करता है। एनाल्जेसिक्स को पेन किलर कहा जाता है, विच गिव रिलीफ फ्रॉम पेन, जो पेन से रिलीफ देता है हमें। और इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है, नार्कोटिक एंड नॉन नार्कोटिक। नार्कोटिक उन्हें जिनके यूज करने पर आप एडिक्टिव हो सकते हैं, यानी जिसका लत लग सकता है, यानी बार बार आपको उसको यूज करने का जरूरत महसूस होगा। वैसे ड्रग्स को, वैसे एनाल्जेसिक्स को नार्कोटिक कहा जाता है और ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही दिया जाता है और उस कंडीशन में दिए जाते हैं जब पेन बहुत ज्यादा हो। जैसे कैंसर के केस में दिया जाता है, कैंसर में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, हार्ट अटैक के समय में पेन बहुत ज्यादा होता है, तो उस वक्त में क्विक रिलीफ के लिए कैलकुलेटेड डोज दिया जाता है और फिर उनके उस सिम्टम्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए भी दूसरे मेडिसिन डॉक्टर के द्वारा लिखे जाते हैं। ये आपको जनरली मेडिकल स्टोर में नहीं मिलेगा। जहां कहीं भी अगर आप जाते हैं तो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन रिपोर्ट जमा करना पड़ेगा और उसके बाद प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल स्टोर में ही वो मिलेंगे, सब जगह पर नहीं मिलते हैं। नॉन नार्कोटिक यानी कि जो नशीला नहीं, जो जनरली हम लोग एनाल्जेसिक्स यूज करते हैं, एस्प्रिन, डिस्प्रिन, ये सभी आप नाम सुने होंगे। सर दर्द करता है, डिस्प्रिन ले लेते हैं, तो एनाल्जेसिक्स के एग्जाम्पल में आते हैं। वो कुछ का हम नाम भी यहाँ पे लिखे हैं, एनाल्जीन, नोवेल्जीन, ये सभी नॉन नार्कोटिक में आते हैं। और नार्कोटिक में आता है हीरोइन, कोडेनीन, मॉर्फिन, इनका नाम भी आप सुने होंगे। ट्रैंकुलाइजर वैसे मेडिसिन को कहा जाता है जो स्ट्रेस से बाहर लाने के लिए किया जाता है। जैसे अभी एग्जामिनेशन टाइम है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस बार तो आपके लिए सिलेबस भी रिड्यूस किया हुआ है, आसान है। लेकिन अगर आप रिलैक्स ही हैं तो अब टाइम आ गया है कि आप स्ट्रेस में जाने लगेंगे, क्योंकि अगर इस साल रिजल्ट खराब होगा
तो अगले साल तो सिलेबस भी बड़ा हुआ रहेगा, अगले साल आपको और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अब इन सब बातों से आप स्ट्रेस में जा रहे हैं, आपको नींद नहीं आएगी। तो ट्रैंकुलाइजर आप सुनते भी होंगे कि पागल हाथी को ट्रैंकुलाइजर का इंजेक्शन दिया जाता है, गन से फायर किया जाता है, वो बेहोश हो जाता है। एक्चुअली स्ट्रेस नींद ना आने की वजह से भी होती है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, वैसे मेडिसिन देते हैं जो आपको स्ट्रेस से रिलीफ देता है, यानी कि आपको नींद आ गया। और अगर आप सो रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रेस से आप जो है धीरे धीरे आपको रिलीफ मिल रहा है। तो ट्रैंकुलाइजर, इसके एग्जांपल्स में भी इप्रोनियाजिड, फेनाल्जीन, एक दो मेडिसिन लिख दिए हैं यहाँ पर, जिसको आप याद रखिएगा। एंटीसेप्टिक जो लिविंग टिश्यू के ऊपर में हम लोग अप्लाई करते हैं, और डिसइंफेक्टेंट जो नॉन लिविंग टिश्यू के ऊपर में अप्लाई करते हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर में अप्लाई करते हैं। जैसे कुछ एक केमिकल सब्सटेंस डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक दोनों के रूप में काम करता है। जैसे उसके एग्जांपल में यहाँ दिया हुआ है नोट में आप देखेंगे, some substances can act as disinfectant as well as antiseptic depending upon its concentration. For example, 0.2% solution of phenol act as antiseptic and 1% solution act as disinfectant. यानी कि अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो डिसइंफेक्टेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और उसी को अगर डाइल्यूट कर दिए तब वो एंटीसेप्टिक के रूप में होगा, यानी कि आप अपने बॉडी पे उसको लगा सकते हैं। हम लोग जो कॉमन यूज करते हैं एंटीसेप्टिक, उसमें आपका बोरोलिन भी आता है, एंटीसेप्टिक क्रीम है, डिटॉल है, सेवलॉन है, ये सभी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में आते हैं। एंटी मलेरियल, नाम से ही पता चल रहा है कि जो मलेरिया के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाएगा, एंटी मलेरियल कहा जाएगा। एंटीबायोटिक्स, जो बायोटिक यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए किया जाए, बैक्टीरिया को मारने के लिए किया जाए, उन्हें एंटीबायोटिक कहा जाता है। और इसके दो टाइप हैं, एक बैक्टीरियोसिडल और दूसरा बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोस्टैटिक उसके ग्रोथ को रोक देता है, और बैक्टीरियोसिडल उसको किल करता है, उसको मारने का काम करता है। दोनों मेडिसिन का एग्जांपल दिए हैं। उसी में ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक आता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम कहा जाता है जो लार्ज नंबर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज किया जाता है। और जनरली आप अगर मेडिकल स्टोर से दवा खरीदने जाते हैं, आप डॉक्टर के पास में जाते हैं अगर बीमार हैं, तो आपको कहेंगे यूरिन टेस्ट कराइए, ब्लड टेस्ट कराइए, यानी वो आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि कौन सा पार्टिकुलर बैक्टीरिया आपके बॉडी में है, और उसी का वो मेडिसिन देंगे। आपको खर्चा ज्यादा दिखता है, लेकिन अगर आप मेडिकल स्टोर में जाते हैं तो आपको 2 गोली दे दिया और आप ठीक भी हो जाते हैं। तो एक्चुअली वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देता है जो कई वेराइटीज ऑफ बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। तो आपको तो लगा कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक फिर बाकी डॉक्टर क्यों नहीं यूज करते हैं? हमारे बॉडी में बहुत सारे वैसे बैक्टीरिया हैं जो हमारे लिए यूजफुल है, और अगर आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यूज कर रहे हैं तो बाकी बीमारी वाले बैक्टीरिया के साथ साथ उस बैक्टीरिया को भी वो किल कर देता है जो आपके बॉडी को सपोर्ट करता है, जो आपके बॉडी के लिए हेल्पफुल होता है। तो इस वजह से डॉक्टर में और मेडिकल स्टोर में ये फर्क पड़ता है। मेडिकल स्टोर के अगर आप टेस्ट नहीं कराएंगे तो तुक्का लगाना पड़ेगा, या फिर कोई सिम्टम से केस कर सकते हैं। फिर एंटासिड, आपके बॉडी में अगर एसिडिटी ज्यादा हो रहा है तो उसको न्यूट्रलाइज करना होगा। जैसे इसका एक कॉमन नाम सुने होंगे आप, इनो, ऐड भी आता है टीवी में, इनो ऑन एसिडिटी का, तो उस मेडिसिन को एंटासिड्स कहा जाएगा। और आपको पता है कि एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस होगा, तो जनरली इनो में मेटल के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट यूज किए जाते हैं। एंटीहिस्टामिन, हिस्टामिन हमारे बॉडी में सेक्रेट होता है जिसकी वजह से स्वेलिंग होता है। जिससे अगर कोई कीड़ा काट लिया आपके बॉडी पर तो वहां पर वो पार्ट स्वेल कर जाता है, या एलर्जी की वजह से कहीं कहीं पर स्वेलिंग आ जाता है, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि चकत्ता निकल गया, कुछ लोग बोलते हैं कि दोदरा हो गया है, यानी कि अलग अलग बात। तो उसी स्वेलिंग को, रेडिश को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग एंटीहिस्टामिन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से कॉमन आप नाम सुने होंगे एविल। कहा जाता है कि अगर एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है तो वहां एविल इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ये था केमिकल जो मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है केमिकल इन फूड, फूड में जो इस्तेमाल किया जाता है। इसमें फूड प्रिजर्वेटिव, फूड प्रिजर्वेटिव उन्हें कहा जाता है जो फूड को बचाने के लिए यूज किया, जैसे आप मार्केट से खरीदते हैं, इवन चिप्स और कुरकुरे ही ले लो,
तो चिप्स और कुरकुरे का पैकेजिंग बहुत पहले हुआ होता है, तो उसके अंदर में एक तो नाइट्रोजन यूज किया जाता है ताकि उसको ऑक्सीडाइज होने से बचाए, और दूसरा फूड प्रिजर्वेटिव डाले हुए रहते हैं। फूड प्रिजर्वेटिव आपके कोल्ड ड्रिंक्स में डाला हुआ होता है, पेस्टिसाइड्स के रूप में यूज किया जाता है, और हमारे इंडिया में उसका परसेंटेज ज्यादा होता है बाकी दूसरे के कंट्री के कंपेरिजन, क्योंकि हमारे यहाँ पैकेजिंग के बाद में उसका यूज जो लंबे समय तक होता रहता है। कंजम्पशन उतना फास्ट नहीं है जितना अमेरिका वगैरह में। तो हाँ, अमेरिका में लोग ये इमेजिन करते हैं कि एक सप्ताह के अंदर भी खत्म हो जाएगा, ये बचा हुआ नहीं रहेगा सैंपल, तो उसी अनुसार से प्रिजर्वेटिव डाला गया। हमारे यहाँ उम्मीद करते हैं कि 2 महीना 3 महीना तक दुकान वाले के पास में रहेगा, तो उसके अनुसार से प्रिजर्वेटिव ज्यादा डालना पड़ेगा। तो ये फूड प्रिजर्वेटिव में एक बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा है BHA एंड BHT का फुल फॉर्म क्या होता है। तो BHA है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, और BHT हो गया ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलिन। ये केमिकल सब्सटेंस हो गए। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, जनरली हम लोग स्वीटनिंग एजेंट के फॉर्म में कॉमन शुगर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये आर्टिफिशियल नहीं है, तो नेचुरल है। आर्टिफिशियल में केमिकल सब्सटेंस में जनरली जो आप नाम सुने होंगे सैकरीन का, आइसक्रीम बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। उसी अनुसार से कुछ और भी हैं, आप लिस्ट में देखोगे नोट्स में, तो ब्रैकेट में शुगर के कंपैरिजन में उसका स्वीटनिंग वैल्यू दिया हुआ है। जैसे अस्पर्टेन, सैकरीन का 550 कहने का मतलब ये हुआ कि 1 ग्राम सैकरीन का जो स्वीटनेस वैल्यू होगा वो 550 ग्राम शुगर के बराबर होगा। यानी कि आधा किलो चीनी की जगह पर आप 1 ग्राम अगर सैकरीन यूज करते हैं तो उतना ही स्वीटनेस वैल्यू देगा। इसलिए लार्ज स्केल पर इंडस्ट्री में जैसे कोई आइसक्रीम बना रहे हैं, चॉकलेट बना रहे हैं, तो वहां पर शुगर की जगह पर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे ज्यादा वैल्यू आप देखोगे तो एलिटेम का है, जिसका 2000 है। तो नॉर्मल कंडीशन में तो इसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसका स्वीटनेस वैल्यू को आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आप समझिए, आप जो 1 चम्मच लिए तो 2000 चम्मच के बराबर में है, तो उसको कैसे आप कंट्रोल करेंगे? या तो बहुत ज्यादा ही मीठा हो जाएगा, या तो बहुत ज्यादा ही फीका हो जाएगा। तो जहां लार्ज स्केल पर होता है वही इस्तेमाल कर सकते हैं इसका। फिर एक क्लींसिंग एजेंट, क्लींसिंग एजेंट यानी कि जहां केमिकल सब्सटेंस का साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसमें 2 पार्ट होता है, एक सोप और दूसरा डिटर्जेंट। सोप बायोडिग्रेडेबल नेचर का होता है, डिटर्जेंट नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर के होते हैं। ये इसके डिसएडवांटेज में होते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज सोप का अगर देखा जाए तो ये हार्ड वाटर में वर्क नहीं करता। 11th क्लास नहीं पढ़े होगे, और उसका इक्वेशन यहाँ पर बाकी हम पीछे वाले पार्ट में लिखे हैं लिमिटेशंस ऑफ सोप में। फर्स्ट इक्वेशन जो आप देखोगे तो सोप का प्रिपरेशन है, एनिमल फैट और वेजिटेबल फैट का इस्तेमाल करते हैं, उनका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, एंड द मेथड इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन, और इससे सोप बनता है। सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड को कहा जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे, और साथ में बाय प्रोडक्ट में ग्लिसरॉल बनता है। फिर वैरायटी ऑफ सोप, यानी कि उन्हीं के यूज के अनुसार से, किसी को अगर तालाब में नहाना है तो फ्लोटिंग सोप यूज करेंगे, अगर उसमें डिटॉल डाल दिया, नीम डाल दिया तो उसे मेडिकेटेड सोप कहेंगे, अगर ज्यादा झाग बनाना है तो उसे फोमिंग सोप कहा जाएगा, अगर ट्रांसपेरेंट बनाना है तो ग्लिसरॉल यूज करते हैं, जैसे पियर्स, खस, ये सभी आता है जो ट्रांसपेरेंट दिखते हैं। तो उसके अनुसार से इनके टाइप को यहाँ पर दिखाया है। लिमिटेशंस ऑफ सोप मॉलिक्यूल, इस वाले पार्ट में आप देखोगे ये कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड जो कि परमानेंट हार्डनेस प्रोड्यूस करते हैं वाटर में, इनके साथ सोप मॉलिक्यूल केमिकली कंबाइन कर जाता है और प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है, जिसे अस्कम कहते हैं। और डिटर्जेंट, वहां अस्कम का फॉर्मेशन नहीं होता है, सोप फ्रोथ का फॉर्मेशन नहीं करता है हार्ड वाटर में, जबकि डिटर्जेंट हार्ड वाटर में भी सोप फ्रोथ का फॉर्मेशन करता है। लेकिन डिटर्जेंट का डिसएडवांटेज ये है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर का है, ये पॉल्यूशन क्रिएट करता है, जबकि ये पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता है। अब डिटर्जेंट में भी इनके कंपोजिशन के अनुसार से 3 पार्ट में बांटा गया है। कटायनिक डिटर्जेंट, एग्जाम्पल याद रखोगे एनायनिक डिटर्जेंट और नॉन आयनिक डिटर्जेंट। ये देखोगे कि जो बड़ा यानी कि जो मेजर पार्ट है डिटर्जेंट का, अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो कटायनिक हो गया, निगेटिव चार्ज है तो अनायनिक हो गया, और नॉन आयनिक यानी कि वो न्यूट्रल है, लॉन्ग पॉलीमेरिक चेन के फॉर्म में वो दिख रहा है। लिमिटेशंस ऑफ डिटर्जेंट,
ये इतना कुछ था इसमें केमिस्ट्री ने एवरीडे लाइफ में। तो बाकी सब कुछ क्वेश्चन बैंक आप देखो, उसमें इन्होंने पूछा हुआ है वो आप एक बार, दो बार, तीन बार डालोगे रीडिंग, बाकी दिमाग में बैठेगा, एग्जाम्पल ही याद करना पड़ेगा। जैसे हमको लगता है कि एनाल्जेसिक्स और कई चीज तो आप जानते भी होंगे, जैसे एंटीपायरेटिक्स, पैरासीटामोल, तो एंटीपायरेटिक्स आपको ध्यान में रखना है कि अच्छा ये फीवर के लिए होता है, तो पैरासीटामोल तो आप लिख ही देंगे। तो आज यहीं तक केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ कंप्लीट हुआ। एक क्लास और लगाएंगे पॉलीमराइजेशन में, वहां पर कुछ करना है, उसमें भी याद करने वाला पार्ट है जो जनरली क्वेश्चन पूछता है, लेकिन एक दो पार्ट समझने वाला है। जैसे मैकेनिज्म है पॉलीमराइजेशन का, एडिशन पॉलीमराइजेशन का, उसको बताएंगे और कुछ एक का स्ट्रक्चर बताएंगे कि किस तरीके से बनाया जाता है। अदरवाइज बाकी एक लिस्ट देंगे, उसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो आज यहीं तक।